हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे हमारी ज्योग्राफी में घटना चक्र 2022 की चल रही थी। अपडेट करते चल रहे हैं। तो हमारे 5-6 चैप्टर हो चुके हैं। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? भौतिक विभाजन किसका? भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का। तो सबसे पहले ही क्या आ गया? हमारा पैलियोमैग्नेटिज्म आ गया, यानी कि पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है, यानी कि पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। सिंपल भाषा में समझो, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है? पैलियोमैग्नेटिज्म जिसमें पृथ्वी के पुराने चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। हमारे एशियन टाइम में क्या हुआ था? ज्वालामुखी फटी, जिससे मैग्मा निकला, मैग्मा सतह पे आया तो वो ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसने चट्टान बना ली, और जो वो चट्टाने मैग्मा ठंडा हुआ था उसके अंदर होते हैं आयरन मिनरल्स। क्या होते हैं? आयरन मिनरल्स होते हैं, लोह के कण होते हैं। और उस समय क्या हुआ? जो आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे ये लावा जमा हो गया। इसी जमा हुआ चुंबकत्व को बाद में हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या नाम दे दिया? पैलियोमैग्नेटिज्म नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पैलियोमैग्नेटिज्म नाम दे दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि ये चुंबकत्व चट्टान है ये कैसे आती हैं, कैसे बनी? ज्वालामुखी फटी, लावा बाहर निकला, लावे के साथ आपके आयरन मिनरल्स बाहर निकले जिसको हम मैग्नेटाइट बोल देते हैं। फिर ये लावा ठंडा हो गया। लावा जब ठंडा हुआ तो जो आयरन मिनरल्स थे, हमारे आयरन के कण थे, ये पृथ्वी की चुंबकीय दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ साउथ होती है। चुंबक देखा है ना, चुंबक पे क्या होता है? नॉर्थ और साउथ होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल करके आए हो, इतना तो करके ही आए होगे। इतना तो पता होगा कि मैग्नेटिक की कौन कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होती है। तो जो ये आयरन कण थे ये पृथ्वी के चुंबकीय यानी कि नॉर्थ साउथ की दिशा में जम जाते हैं। और जब ये ठंडे हुए तो यही दिशा स्थायी रूप से रिकॉर्ड कर ली हमारे साइंटिस्ट ने, जिनको उन्होंने नाम दिया थर्मोमैग्नेट मैग्नेटिज्म। क्या नाम दिया? थर्मोमैग्नेट मैग्नेटिज्म। ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव बदलता कैसे है? बदलता है जैसे आज के दिन, तो जैसे हम नॉर्मल पोलैरिटी की बात कर रहे हैं एट प्रेजेंट जो चल रहा है। एक होता है आपका रिजर्व पोलैरिटी। रिजर्व पोलैरिटी क्या होता है? जो नॉर्थ टू साउथ बदलता है। क्या बदलता है? नॉर्थ टू साउथ। और पैलियोमैग्नेटिज्म से ही पता चलता है कि पोलैरिटी कैसे बदल रही है, रिजर्व पोलैरिटी है या नॉर्मल पोलैरिटी। यानी कि रिजर्व पोलैरिटी जो नॉर्थ टू साउथ बदल जाती है, और नॉर्मल पोलैरिटी जो आज के दिन है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि क्या ऐसा हमारे पास प्रूफ है कि पैलियोमैग्नेटिज्म हमें पढ़ना जरूरी है या ये सब चीज हुई थी? तो इसका भी प्रमाण करने के लिए 3-4 चीजें हुई थी। जैसे आपका मिड ओशियनिक रीजेस बने थे, और आपके जैसे इसको हम बोल देते हैं, मान लो ये समुद्र है, हमारा समुद्र, इसके अंदर क्या बना था? मिड ओशियनिक रिज पर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बनी थी। जो ये स्ट्रिप्स थी ये ब्लैक और वाइट कलर की थी। ब्लैक और वाइट धारियां मिलती है समुद्र तल पर, सिमिलर, जिसको हम बोल देते हैं पैरेलल। पैरेलल मिलती है वाइट और ब्लैक कलर की धारियां। जो ये धारियां होती है यही डिसाइड करती हैं कि ये नॉर्मल पोलैरिटी है या ये रिजर्व पोलैरिटी है। और यही हमारे किसको सिद्ध करता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग को सिद्ध करता है। तो इसलिए पहला प्रमाण तो क्या था? पैलियोमैग्नेटिक का, जो आपका मिड ओशियनिक रीज पर मैग्नेटिक स्ट्रिप मिली। दूसरा, हमें पैलियोमैग्नेटिज्म से क्या पता चलता है? एक तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के प्रमाण मिलते हैं, जो आपके अल्फ्रेड वेगनर ने भी जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया था, वो किस पर बेस्ड था? आपके पूरा चुंबकीय तत्व पर या पूरा चुंबकीय अध्ययन पर था, जिसको हम पैलियोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं। इसी के अध्ययन पर जो आपके अल्फ्रेड वेगनर थे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। कौन सा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का। सेकंड, हमारा जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अभी आपको बताया है कि कैसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर की धारियां मिलती हैं पैरेलल में। तीसरा था पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का इतिहास। चौथा, महाद्वीप पहले कहाँ थे। पांचवा, चट्टानों की आयु यानी कि डेटिंग क्या है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जो ये पैलियोमैग्नेटिज्म है ये क्या चीज है? पृथ्वी के भूतकालीय चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन है, जो आग्नेय चट्टानों में सुरक्षित चुंबकीय संकेतों के आधार पर किया जाता है। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन आ जाए तो देखो,
सिंपल हम कह सकते हैं चट्टानों में जमा पुराना चुंबकत्व ही क्या है, पैलियोमैग्नेटिज्म है। तो देखिए आपका जो पैलियोमैग्नेटिज्म है अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। क्वेश्चन आ जाए प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में कौन सा सब्जेक्ट काम करता है, तो हम कह देंगे पैलियोमैग्नेटिज्म का अध्ययन, यानी कि पूरा चुंबकत्व अध्ययन के आधार पर हम प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं को पढ़ पाते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से ही किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर जो आपके एक साइंटिस्ट हुआ करते, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आता है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किन्होंने दिया था, जिसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का प्रमाण किन्होंने सिद्ध किया था, तो किन्होंने किया था, अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। इन्होंने भी किसकी हेल्प ली थी, आपके पैलियोमैग्नेटिज्म की हेल्प ली थी। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार ही पता चलता है कि भारतीय स्थल पिंड एक टाइम पे गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था, गोंडवाना लैंड। अभी जब हम अर्थ की देखेंगे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगी गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर। अभी सिर्फ जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के हिसाब से चलो। तो देखो गोंडवाना लैंड क्या था, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। गोंडवाना लैंड क्या था, गोंडवाना लैंड बहुत बड़ा एक सुपर कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, प्राचीन महाद्वीप था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसको हम महाद्वीप बोलते हैं। बड़ा था, बहुत एरिया था इसमें। आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले क्या था, ये मौजूद था। बाद में गोंडवाना लैंड टूटा और टूटकर काफी महाद्वीप बने। अब क्वेश्चन आ जाता है कि गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से भाग थे, तो हम कह देंगे गोंडवाना लैंड के अंदर एक तो हमारा भारत ही था, एक आपका ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। अगर आप बात करो तो इसके अंतर्गत आप देखोगे कि हाँ आपका मेडागास्कर जो एरिया है ये भी इसी का भाग था। कि कौन सा, मेडागास्कर। मेडागास्कर भी किसका भाग था, आपका गोंडवाना लैंड का था। तो क्वेश्चन आ जाए गोंडवाना लैंड के में आज के दिन कौन से महाद्वीप शामिल। अगर महाद्वीप की बात करें तो हम कह देंगे हमारा इंडियन पेनिसुला जिसको हम भारत बोल देते हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका। और अगर नॉर्मल बात करें तो एरिया में भी आप एक मेडागास्कर को भी ऐड कर लेना, ठीक है। और हम बात करें कि भाई नीचे तो था हमारा गोंडवाना, देखो ये हमारी अर्थ है ना, तो यहाँ तो था गोंडवाना, ये तो क्या था आपका गोंडवाना। और जो नॉर्थ में था, नॉर्थ में होता था आपका अंगारा। क्या होता था, अंगारा। और बीच में था आपका तैतीस सागर। क्या था, तैतीस सागर, ठीक है। इतना समझना। इसी अंगारा लैंड को हम क्या बोल देते हैं, लुरेशिया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लुरेशिया। सिंपल चलते चलो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताओ गोंडवाना लैंड का नाम क्यों पड़ा, इसको हमने गोंडवाना लैंड ही क्यों बोला। इसका भी एक रीजन है। हमारा जो भारत है, भारत का जो मिडल एरिया है, मिडल भारत है हमारा, जो मध्य भाग लिख लो, हिंदी में ही चलते हैं, मध्य भारत है हमारा, मध्य भारत। मध्य भारत का एरिया को हम पहले बोलते थे गोंड क्षेत्र। क्या बोलते थे, गोंड क्षेत्र। कौन सा एरिया बोलते थे, गोंड क्षेत्र बोलते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें गोंडवाना रॉक्स मिले हैं, फोसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, और इसीलिए इस प्राचीन महाद्वीप को क्या नाम दिया गया, गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। फिर क्वेश्चन आ जाए कि गोंडवाना लैंड टूटने की प्रक्रिया कैसे हुई। पहले ना पूरा गोंडवाना लैंड जुड़ा हुआ था, यानी कि एक थे जो आपका भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अंटार्कटिका हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये सब क्या थे, ये एक ज्वाइंट थे। फिर क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण या किसी और फोर्स के कारण दरारें पड़नी स्टार्ट हो गई। दरारें पड़ने की वजह से जो हमारे ये महाद्वीप हैं ये अलग अलग हो गए, और भारत जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो तेजी से किस ओर बढ़ी, अंगारा लैंड की तरफ बढ़ी, यानी कि लुरेशिया की तरफ बढ़ी, उत्तर की ओर बढ़ी, जिससे भारत और एशिया का टकराव हुआ। और उसी टकराव से आपका किसका जन्म हुआ, हमारे हिमालय का जन्म हुआ, ठीक है। जब हमारी इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से टकराई तो क्या बना, हमारा हिमालय का जन्म हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा फिर एक और कि ये बताओ गोंडवाना लैंड के एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो सबसे पहला एविडेंस मिला था जो हमारा फॉसिल एविडेंस था, जिसको हम जीवाश्म प्रमाण बोल देते हैं। एक पौधा था ग्लोस्पेरिटिया। कौन सा पौधा था, इस पौधे का भी नाम लिख लो, कौन सा पौधा था,
ग्लोसो पेट्रिस नाम का एक प्लांट था। ये प्लांट आपको इंडिया में भी देखने को मिला, अफ्रीका में भी देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिला, ये सभी जगह मिला। तो इसी वजह से ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये सारा एरिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। कौन सा फोसिल मिला? ग्लोसोपेरेटिस नाम का एक पौधा मिला, जो आपके इंडिया में भी मिला, ऑस्ट्रेलिया में भी मिला, अफ्रीका में भी मिला और इन सारे एरिया में मिला। सेकंड, जो हमारी रॉक्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर मिली। भारत में भी वही रॉक्स हैं और आपके अफ्रीका में भी वही रॉक्स हैं, यानी कि शैल, जिसको हम शैल बोल देते हैं, रॉक्स। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो जलवायु के प्रमाण भी मिले। भारत में सबसे पुराने जो आपका ग्लेशियल है उसके साइन मिले हैं, जिसको हम हिमानी बोल देते हैं। जबकि भारत कैसा क्षेत्र है आज के दिन? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। फिर जैसे आपका जो पैलियोमैग्नेटिज्म है, चट्टानों में दर्ज चुंबकीय दिशा बताती है कि महाद्वीप अपनी जगह बदल चुके हैं। तो भारत, अगर हम कह दें तो भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जो कोयला है भारत में गोंडवाना रॉक्स में ही पाया जाता है, जैसे आपका दामोदर घाटी में है जारिया, बोकारो, ये फेमस है इनके लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा गोंडवाना लैंड है ये एक प्राचीन दक्षिणी महाद्वीप था, जिसमें आपका भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। इनके टूटने से आज के दिन हमें जो एट प्रेजेंट हमारे कॉन्टिनेंट मिलते हैं वो मिले हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि गोंडवाना भूभाग विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती मध्यजीवी गल्फ में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। इस विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ? आपका जो ये विभाजन हुआ, इसी विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट ने अपने अधिक विशाल प्लेट, कौन सी? यूरेशियन प्लेट, जो एशिया की थी, उससे टकराई। और इसी टकराव के कारण दोनों प्लेट जब एक दूसरे से टकराई तो आपका जो टैथिस सागर बीच में पड़ता था, उसकी अवसाद चट्टानें वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। कैसी हो गई? विकसित हो गई। समझ में आया? तो अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, ये किसका हिस्सा है? हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। समझ में आ गया इतना? तो अगर आप ये कह सकते हो, याद करने की अगर हम ट्रिक की बात करें तो जो आपका गोंडवाना है हम कह देंगे साउथ का ग्रुप है। इंडिया भी उसी का एक लूप पार्ट है। इंडिया का जो नॉर्थ की तरफ हमारा मूवमेंट है वो होता हुआ गोंडवाना यूरेशिया से सेपरेशन हुआ गोंडवाना का और यूरेशिया का। और आपका जो पैलियोमैग्नेटिज्म है ये आपका प्लस गोंडवाना है। इन सब से हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई हम किसका हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। अगर आप टैथिस सागर की बात करो, जो हमारा ये टैथिस सागर है ये हमारा एशियंट सी था। कौन सा सी था? एशियंट सी था टैथिस सागर। ठीक है, जो गोंडवाना ये हमारी अर्थ थी ना, मैंने आपको बताया था यहाँ आपका अंगारा था, ये आपका अंगारा लैंड था, ये हमारा गोंडवाना था। इन दोनों के बीच में जो ये पानी था ये क्या था? ये टैथिस था। ये क्या था आपका? टैथिस सागर था। क्या था? टैथिस सागर था, इन दोनों के बीच में स्थित था। और ये जब टूटे, दरारें आई तो ये सागर बंद हो गया और इसके अंदर जो आपके अवसाद थे, यही अवसाद बाद में आपका क्या बना? हिमालय। इसी टैथिस सागर के अवसादों से ही आपका क्या मिला था? हिमालय बना था। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो ये हमारा क्या था? सिंपल समझो, छोड़ो अर्थ वर्थ को। तो ये था हमारा यूरेशिया, जिसको हम बोल देते हैं अंगारा लैंड। यहाँ था हमारा टैथिस और ये हिस्सा था हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, यहाँ यूरेशिया के अंदर आपका जैसे एशिया, यूरोप आ गया और गोंडवाना लैंड में हमारा जैसे इंडिया, अफ्रीका, ये सब चीज़ आ गई थी। इस चीज़ को याद रखना। तो देखिए,
भारत गोंडवाना से अलग हुआ, भारतीय प्लेट यहाँ से अलग हुआ, मान लो भारत, तो जो ये हमारी भारतीय प्लेट थी ये बढ़ी ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही थी, आगे की तरफ बढ़ी, ये यूरेशिया था, ये टेथिस था, ये गोंडवाना था, यहाँ से हमारा भारत अलग हुआ। और ये जब प्लेट आगे की नॉर्थ की तरफ सरकी तो जो ये हमारा टेथिस सागर था ये सिकुड़ता चला गया। सिकुड़ने के बाद क्या हुआ, जब ये भारत प्लेट आगे बढ़ती गई तो ये टकराई किससे, आपके एशिया से, एशिया से टकराई। तो जो इस सागर के बीच में आपके अवसाद थे ये ऊपर उठे, ऊपर उठने से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आ गया। अगर आज के दिन अगर हम टेथिस सागर की बात करें तो जैसे आपका मेडिटेरियन सी हो गया, भूमध्य सागर हो गया, अगर हम बात करें टेथिस के अंदर आज के दिन आपका कौन कौन से आ जाते हैं टेथिस सागर में, जो हमारा भूमध्य सागर हो गया, हमारा काला सागर हो गया जिसको हम ब्लैक सी बोलते हैं, और हमारा जो कैस्पियन सी है, ये किसका हिस्सा है, ये टेथिस सागर के जो बचे हुआ भाग था ना पानी का, ये वो हिस्सा है। कौन सा, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और आपका कैस्पियन सी। समझ में आया इतना। आपके जो ये अवसादी चट्टानें हैं वलित होकर हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वत श्रृंखला के बीच में विकसित हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी चट्टानें हिमालय में जो मैरीन आपके सेडिमेंट्स थे, जो हमारे समुद्री सेडिमेंट्स थे, जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया या शेल्स होगी, या हमारे समुद्री जीवाश्म हो गए जैसे एमोनिटाइज शेल्स होती हैं, ऊंचे पर्वतों में मिली हैं। ऊंचे पर्वतों में मिलने का मतलब ही क्या है कि यहाँ ये सागर का प्रमाण सिद्ध करती है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, जो टेथिस सागर है ये एक प्राचीन सागर था जो गोंडवाना लैंड और यूरेशिया यानी कि जो आपके अंगारा लैंड था उसके बीच में स्थित था। इसके बंद होने से हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या हुआ, नाम पड़ा। समझ में आया इतना। तो चलो अब आगे हम बात करते हैं। आपकी जो ये अवसादी चट्टानें हैं, आपके दिमाग में आई होगी कि अवसादी चट्टानें क्या होती हैं। अवसादी चट्टानें होती हैं जिसमें आपको मिट्टी, रेत, कंकड़, जीवों के अवशेष आदि कैसे मिले, सेडिमेंटेशन में मिले, यानी कि परत दर परत जमी हुई मिले। यही हमारी क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जमा हुआ पदार्थ ही आपकी क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें कैसी बनती है भाई, या तो वेदरिंग की वजह से भी चट्टानें टूटती रहती हैं, इरोजन, छोटे छोटे कण बह जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं भाई, नदी और हवा के साथ ले जाती हैं, डिपोजिशन यानी कि सागर और झील में जमा होता है, कंपैक्टेशन या हम कह सकते हैं सेमेंटेशन यानी कि दबकर चट्टान बनती है। तो सिंपल हम कह सकते हैं जो अवसादी चट्टानें हैं ये क्या होती हैं, अवसादी चट्टानें यानी कि लेयर्स में मिलती हैं, परतों में मिलती हैं, जिनमें आपको फोसिल्स मिलते हैं। और ये चट्टानें मुलायम होती हैं, जल को संग्रह कर सकती है, लाइक अ स्पंज। ठीक है, पोर्स होते हैं इनमें स्पंज की तरह। चलो अब हम इसको इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जब चट्टानें आएंगी इसको डिटेल में तो तभी करेंगे, पर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अवसादी चट्टानें क्या होती है। अवसादी चट्टानें हो गया जमा हुआ पदार्थ। जैसे भारत में अगर बात आ जाए अवसादी चट्टानें कहाँ मिलती है, एक तो हिमालयन एरिया में मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में मिलती है, आपके राजस्थान और गुजरात में मिलती है। ठीक है, ये होगी हमारी अवसादी चट्टानें, समझ में आ गई। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जो हमारा हम ये कह सकते हैं नया पर्वत बना है। ठीक है, युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इससे इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां, हिमालय के तराई क्षेत्र में पताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं। पताल तोड़ कुआं क्या होता है, अब आपके दिमाग में आया होगा ये पताल तोड़ कुआं क्या है। पताल तोड़ कुआं वो कुआं होता है जिसमें पानी अपने आप ही ऊपर आ जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि जो प्रेशर की वजह से हमारे अर्थ के अंदर बंद जल है वो ऊपर आ जाता है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि आपने देखा होगा गांव में कुओं में पानी होता है वो अपने आप ऊपर आता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, पताल तोड़ कुआं क्या होता है, जब एक जलधारी परत जिसको हम एक्वीफायर बोलते हैं ऊपर नीचे जब अभेद परतों के बीच में फंसी हो। जैसे आपने अभी लास्ट टाइम देखा था, लास्ट ईयर एक चीज़ हुई थी जैसलमेर में, एकदम पानी ऊपर आ गया। ठीक है, तो यही क्या था, यही पताल तोड़ कुएं होते हैं कि लेयर्स के बीच में, धरती के अंदर लेयर्स के बीच में जो पानी फंसा होता है, प्राकृतिक दबाव की वजह से वो पानी वहाँ इकट्ठा हो जाता है। कुआं खोदते ही वो पानी अपने आप क्या होता है, वो
ऊपर की तरफ आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं पताल तोड़ कुआं। क्या बोलते हैं? पताल तोड़ कुआं। तो हिमालय के तराइन क्षेत्र में हमें क्या मिलते हैं? पताल तोड़ कुएं भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पताल तोड़ कुएं। नहीं समझ में आ रहा तो देखो समझो। मान लो ये हमारी अर्थ का सरफेस है। ये क्या है? सरफेस है हमारा अर्थ का। ठीक है, यहाँ पे हमारी अभेद परतें हैं और यहाँ ये जो बीच में है ये है आपका एक्वीफर। ठीक है, यानी कि दबाव में पानी जो फंसा हुआ है। फिर नीचे फिर आपकी परत आ गई, अभेद परत। और यहाँ पे ये क्या होता है? ये होता है आपका पाताल तोड़ कुआं। यहाँ होता है हमारा पाताल तोड़ कुआं। ठीक है, फिर क्या होता है? जब इसके ऊपर प्रेशर बनता है तो ये पानी अपने आप ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा ये पानी। इसी को बोलते हैं हम पताल तोड़ कुआं। भाई धरती के अंदर पानी, सिंपल लगा लो, धरती के अंदर का पानी हो क्या होता है? हमारा पताल तोड़ कुआं होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? आर्टिशियन वेल बोल देते हैं। अगर पताल तोड़ कुआं ना याद हो तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं? आर्टिशियन। क्या नाम देते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? आर्टिशियन, आर्टिशियन वेल बोल देते हैं। ठीक है, आर्टिशियन वेल। पानी अपने आप ऊपर आना। ठीक है, पंप की जरूरत नहीं होती, अपने आप पानी ऊपर आता रहता है। पानी साफ और ठंडा होता है। समतल मैदानों में ये अधिक पाया जाता है, जैसे आपके गंगा सतलुज के मैदान में मिलता है, हमारे हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान के कुछ पार्ट में आपको पताल तोड़ कुआं देखने को मिलता है। पताल तोड़ कुआं एक साधारण टाइप का कुआं होता है। आपने भाई जो बच्चा गाँव से रिलेटेड उसको पता है कि कुएं क्या होते हैं। साधारण कुआं जिसमें पंप जरूरी नहीं, पर पताल तोड़ कुआं जो हमारे नॉर्मल कुएं होते हैं उसमें पंप होता है, पर पताल तोड़ कुएं में कोई पंप नहीं होता। जो हमारा साधारण सिंपल कुआं होता है उसमें खुला जल स्तर होता है, लेकिन आपके पताल तोड़ कुएं में दबाव युक्त जल स्तर होता है। आपका नॉर्मल कुआं होता है उसकी गहराई कम होती है, लेकिन पताल तोड़ कुएं की गहराई क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं भाई? पताल तोड़ कुआं वो कुआं है जिसमें दबाव युक्त जलधारी परत में पानी खुद ऊपर आ जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? पताल तोड़ कुआं बोल देते हैं। समझ में आ गया? अब आगे का देखो। तैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के बीच में धंसने के कारण एक वृहद द्रोणी यानी कि बेसिन का निर्माण हुआ। अब दिमाग में आया होगा प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। सबसे पहले का जो भूभाग है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है, जो पेनिनसुला होता है। प्रायद्वीपीय क्या होता है? देखो, द्वीप और प्रायद्वीप में डिफरेंस ही क्या होता है? द्वीप तो वो होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, और प्रायद्वीप वो होता है जिसके तीन ओर पानी हो। इस चीज को याद रखना। प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला क्या होता है? जिसके तीन ओर पानी हो। इसलिए हम भारत को क्या बोल देते हैं? इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, प्रायद्वीप वो होता है जिसके तीन ओर पानी हो, और द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी हो। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा प्रायद्वीप है। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पेनिनसुला पड़ा। जैसे आपकी इसमें क्या आ जाती हैं, इसकी वजह से हमारी आग्नेय चट्टान बन जाती है, इग्नियस चट्टानें बोलते हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें प्रायद्वीप की वजह से ही बनती हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में? कि भारत का सबसे पुराना भाग है। यहाँ पर हमें कठोर चट्टानें देखने को मिलती हैं, जस्ट लाइक योर ग्रेनाइट एंड गैनीज मिलता है यहाँ पे। इनकी ऊंचाई होती है ये मिड सी होती है। स्थल कैसी होती है? तरंगित होती है। और नदियाँ यहाँ से निकलती है, जैसे आपका नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, गोदावरी होगी। ठीक है, ये देखो, ये जो है ये, ठीक है, ये हिस्सा क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत है, जिसमें आपका दक्कन का पठार और ये पठार आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? यही क्या है? हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। समझ में आ गया इतना? जैसे भाई आपका मालवा का पठार आ गया, बुंदेलखंड का पठार आ गया, बघेलखंड का पठार आ गया, दक्कन का पठार आ गया, जिसमें आपके विंध्या सतपुड़ा की जो साउदर्न पार्ट है वो, डेक्कन टैप आ गया, आपके ब्लैक सोइल मिलती है हमें यहाँ से। समझ में आ गया? देखो, ये हमारा भारत है।
ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या है, विंध्य पर्वत है। ये क्या है हमारा, विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के नीचे हमें क्या मिलता है, दक्कन प्लेटू मिलता है, प्रायद्वीपीय पठार मिलता है। ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट। ये हमारा क्या है, ईस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, अरब सागर। यहाँ क्या है हमारा, बे ऑफ बंगाल। तो इतना समझ रखो, बस इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है बीच में। तो सिंपल देखो, अब क्या था, हम अपने टॉपिक से भाग जाते हैं। टैथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक द्रोणी बनती है, बेसिन का निर्माण होता है। बेसिन, बेसिन वह निचला भूभाग होता है जहां आसपास के ऊंचे क्षेत्रों से पानी, मिट्टी और अवसाद आकर जमा हो जाते हैं, उसी को हम बेसिन बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझो, चारों तरफ तो उसके ऊंचाई हो और बीच में गहराई हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। जैसे ये ना टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बनते हैं, या नदियों का कटाव होता है उसकी वजह से बनते हैं बेसिन। हिमनदों का प्रभाव की वजह से बनते हैं, और ज्वालामुखीय धसाओं की वजह से बनते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे बेसिन। की चारों तरफ से तो ऊंची भूमि हो, और देखो सिंपल ऐसे ये है, ये हमारा बेसिन है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे इकट्ठा हो जाए, ये ऐसे इकट्ठा हो जाए, ये क्या है, ये बेसिन है, जिसके चारों तरफ तो क्या हो, उठी हुई भूमि हो और बीच में खड्डा हो। खड्डे को लगा लो भाई, सिंपल भाषा में समझो, खड्डे को हम बेसिन बोलते हैं। ऐसे याद कर लिया करो, ना समझ में आए तो हम क्या कह देंगे, बेसिन वह निचला क्षेत्र है जहां आसपास के ऊंचे भागों में जल और अवसाद एकत्र होते हैं, यानी कि लो लैंड प्लस कलेक्शन इज इक्वल टू आपका बेसिन होता है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और प्रायद्वीपीय पठारों के बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गए, जिनकी वजह से ये जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। अब जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, जलोढ़ निक्षेप की आगे बात। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, जिसमें मिट्टी, रेत, आपकी सिल्ट होती है, गाद, ये सब हों जो नदियां अपने साथ बहाकर लेके आती हैं, और मैदान हो गए, आपकी घाटियां होगी, या आपके डेल्टा हो गए, इनमें जमा हो जाती है। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, नदी द्वारा लाया गया जमा पदार्थ ही आपका क्या होता है, जलोढ़ निक्षेप होता है। अगर हम बात करें कि भाई जलोढ़ निक्षेप कैसे बनते हैं, तो पहाड़ों में चट्टानों के जो अपक्षय होते हैं उनकी वजह से नदी टूटे कणों को अपने साथ फिर क्या करती है, बहाकर ले आती है। बहाकर जो समतल क्षेत्र है वहाँ पर क्या होता है, नदी की गति कम हो जाती है। गति ही कम होगी तो जो आपके भारी कण हैं वो नीचे दब गए, उसके बाद हल्के कण उनके ऊपर जम गए, और परत दर परत क्या बनती रहती है, एक जलोढ़ मिट्टी बनती रहती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, जलोढ़ निक्षेप बोलते हैं। ये जो जलोढ़ निक्षेप होता है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक परतदार संरचना होती है, और हर साल बाढ़ में नई परत इसके ऊपर जुड़ती रहती है, और खेती और बसावट के लिए सर्वोत्तम एरिया माना जाता है जलोढ़ निक्षेप का एरिया। इसी वजह से जो हमारा उत्तरी भारत है ये एग्रीकल्चर लैंड कहलाई जाती है। समझ में आ गया कि क्या होता है जलोढ़ निक्षेप। जैसे आपका गंगा यमुना के मैदान हो गए, हरियाणा पंजाब यूपी हो गया, या पूर्वी तट के डेल्टा एरिया हो गए। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, नदी अपने साथ लाई, मिट्टी विट्टी बहा के उसने खेत बनाए, खेत बन गए तो वो क्या हो गए, हमारे जलोढ़ निक्षेप हो गए। समझ गए सिंपल लैंग्वेज में। आगे देखिए, अब भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों की कम ऊंची पहाड़ियां एवं चोटी घाटियों से बने हैं। जो हमारी आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान कौन सी चट्टानें होती हैं, जो हमारा मैग्मा धरती के अंदर होता है, या लावा लगा लो। मैग्मा तो देखो जब धरती के अंदर हो, लावा कब बन जाता है, जब वो धरती की सतह पे आ जाता है, बाद में ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये ठोस रूप धारण कर लेता है। जो ये ठोस रूप धारण करता है इसी को हम बोलते हैं इग्निस रॉक्स, यानी कि आपकी आग्नेय चट्टान। ठीक है, पृथ्वी के अंदर मैग्मा बनता है, वह बाहर आकर ठंडा होकर ठोस बनता है और एक चट्टान का निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टानें। और यहीं आपका जैसे ग्रेनाइट हो गया, डायरोइट हो गया, ये सब चीजें मिलती हैं। जैसे आपका जो बेसाल्ट हो गया या ऑब्सिडियन हो गया। समझ में आ गया आग्नेय चट्टान क्या होती है। बहुत कठोर चट्टानें होती हैं,
इनमें कोई लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई फॉसिल देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपका जो दक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, या हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये सारी कैसी हैं? आग्नेय चट्टान होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टान होती है। अगर हम रूपांतरित शैलों की बात करें, रूपांतरित चट्टानों की बात करें, तो ये वो होती है जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक टेम्परेचर, प्रेशर और रासायनिक क्रियाओं के कारण अपना रूप ही बदल लेती है। वो क्या होती हैं? आपकी रूपांतरित चट्टान होती हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकी मूल चट्टान है वो आग्नेय और अवसादी होती हैं। बस ये जब अपना रूप बदल लेती है तो हम उसको कैसे कह देते हैं? रूपांतरित चट्टान है, कि रूप बदल लिया, रूपांतरण कर लिया अपने रूप का। चट्टान धरती के अंदर चली जाती हैं जहाँ अधिक ताप और उनको प्रेशर मिलता है। इस प्रेशर की वजह से जो आपका खनिज है, मिनरल्स हैं, ये दोबारा से व्यवस्थित हो जाते हैं और एक नई चट्टान बनते हैं। इसी वजह से वो उनको हमने नाम क्या दे दिया? रूपांतरित चट्टान दे दिया। वैसे दो ही प्रकार की होती हैं, आग्नेय और अवसादी चट्टान। अगर जैसे रूपांतरित चट्टान है, जैसे इसमें आपको मार्बल देखने को मिलता है, क्वार्ट्जाइट देखने को मिल गया, आपका स्लेट हो गया, गैनीज हो गया, ये सब क्या है? आपकी रूपांतरित चट्टान है। देखो जैसे आपकी जो आग्नेय चट्टान है वो शेल है, शेल के बाद आपका जो दोबारा धरती के अंदर गया, दोबारा चीज बनी, उससे स्लेट बन गया। स्लेट क्या है? आपकी रूपांतरित चट्टान होगी। जैसे आपका लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन दोबारा रिसाइकिल हुआ, रिसाइकिल होके वो क्या बन गया? मार्बल बन गया। आपका जैसे सैंडस्टोन होता है वो क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, तो रूपांतरित चट्टान में क्वार्ट्जाइट आ गया। आपका जो ग्रेनाइट है वो गैनीज बन जाता है, तो हम क्या कह देंगे? गैनीज भी कैसा है? रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह देंगे स्लेट हो गया, मार्बल हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, गैनीज हो गया, ये सब क्या है? रूपांतरित चट्टान होती है। ये चट्टानें भी बहुत कठोर होती हैं, चमकदार मिनरल होता है, जीवाश्म सामान्यतः इनमें भी नहीं मिलता, और निर्माण सामग्री में ये उपयोग होता है। कहाँ कहाँ मिलते हैं हमारे रूपांतरित चट्टानें? जैसे आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड, हिमालयन एरिया। ठीक है, मेघालय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शय, यानी कि जिसको हम आउटर लेयर बोल देते हैं, आउटर लेयर बोल देते हैं, वो है। ठीक है, तो मेघालय जो हमारे 7 सिस्टर्स है, ये भी आपके प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, पर बहिर्शायी हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है। यह एक समतल भूमि होती है जो भ्रषण के कारण भारतीय महाद्वीप के मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। अब आ जाएगा ये मालदा गैप क्या है? मालदा गैप जो आपका गंगा नदी का लो लेइंग एरिया है, गंगा नदी का जो लो लेइंग एरिया है, जिसको हम बोल देते हैं निम्न क्षेत्र, जहां आपकी ये झारखंड में राजमहल पहाड़ियां और मेघालय के जो बीच का हिस्सा है ना, इसको हम बोलते हैं मालदा गैप। ठीक है, किस किस के बीच का बोलते हैं? ये मान लो आपका मेघालय, समझा रही हूं सिर्फ, ये मेघालय है और ये आपका झारखंड है। झारखंड में भी जो आपकी राजमहल पहाड़ियां हैं, ये जो इनके ये बीच का हिस्सा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी बीच के हिस्से को हम बोलते हैं मालदा गैप। क्या बोलते हैं? मालदा गैप। ठीक है, तो मालदा गैप को हम क्या कह सकते हैं? कि गंगा नदी बंगाल के मैदान में प्रवेश करती है। अगर आप देखो तो ये भी मालदा गैप का ही एग्जाम्पल है। मालदा गैप क्या है? जो गंगा नदी का लो लेइंग एरिया है और हमारे झारखंड और मेघालय के पठार के बीच में जो एरिया मौजूद है, उसी को हम बोलते हैं मालदा गैप। ठीक है, पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले के पास है, इसीलिए इसका नाम दे दिया मालदा। ठीक है, देखो नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये मान लो हमारा मेघालय के पठार हैं। ये कौन से हैं? मेघालय। ठीक है, ये मेघालय पठार है और ये आपके झारखंड की राजमहल पहाड़ी हैं। कौन सी है? राजमहल पहाड़ी हैं। जो इनके बीच में अब यहाँ पर क्या है? ये गंगा का मार्ग है। क्या है? ये गंगा का मार्ग है, गंगा का मार्ग। और जो ये गंगा का मार्ग है, यही आपका क्या है? मालदा गैप है। मालदा गैप, मालदा नाम क्यों दिया? क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के एक एरिया है, मालदा क्षेत्र। मालदा क्षेत्र की वजह से इसको नाम दिया गया है मालदा गैप का। कंफ्यूज मत होना, सिर्फ समझाने के लिए ही बता रही हूं, और तो कुछ है नहीं। तो चलो अब हम चलते हैं। मालदा गैप भी समझ में आ गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? पृथ्वी के उत्थान और निर्गमन की वजह से किसका निर्माण हुआ है? पश्चिमी घाट का हुआ है, जिसको हम वेस्टर्न घाट बोल देते हैं।
भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। किस में विभाजित किया जाता है? 4। उसमें कौन कौन सा है आपका? एक तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र हो गया, विशाल क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और तट और द्वीप। कौन कौन सा हो गया हमारा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि उत्तर का ये पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। फिर हमारा गंगा, यहाँ पे समझो, ये मैप भी तो ढंग का नहीं है ना इसमें। ये देखो, ये हमारे नॉर्थ का हो गया पर्वतीय क्षेत्र। फिर हमारा हो गया वैशाल मैदान, ये वाला। ये क्या है? वैशाल मैदान है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वैशाल मैदान है। फिर उसके बाद हमारे तट और द्वीप, ये आगे तट, ठीक है। और ये हमारे द्वीप आगे, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप। फिर हमारा जो आ गया प्रायद्वीपीय पठार, ये बीच में प्रायद्वीपीय आ गया। और ये हमारा क्या है? थार मरुस्थल है, डेजर्ट है। समझ में आ गया? भारत के ये इतने हिस्सों में बांटा गया है। ये भी आपका किसका हिस्सा है? आपका पूर्वोत्तर हिमालय लगा लो। समझ में आ गया इतना? तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर पर, अगर हम बात करें शैल स्तर क्रम पर, उचावच और विवर्तनिकी प्रक्रम के आधार पर 3 प्रमुख 6 उपभौतिक भू आकृतीय प्रदेशों में बांटा जाता है। इसको समझो क्या है ये, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा एरिया है। तो ये है आपका, देखो, नहीं करवा रखा इसने तो, आगे करवाया ही नहीं। तो देखो, ये था हमारा एक तो उत्तर भारत का, हमारी हिमालय लगा लो, हिमालय एरिया, हमारा मैदानी भाग, उत्तर भारत का मैदानी भाग, नॉर्थ का मैदानी भाग, हमारे मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और आपके द्वीप। ये क्या है? ये 6 उपभागों में डिवाइड कर दिया है हमारे भारत को। हिमालय, नॉर्थ, उत्तर भारत का मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप में। अब आगे बात आ जाती है किसकी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण और घर्षण से स्टार्ट हुआ। अगर हम चट्टानों के क्रम की बात करें तो चट्टानें कैसी बनती हैं? मैग्मा, धरती के अंदर पिघला हुआ पदार्थ होता है, बाद में ये चेंज होके ऊपर लावा बन जाता है, ठोस बन जाता है, यानी कि अग्नेय चट्टानों में हो जाता है। अग्नेय से अवसादी चट्टानें बनती है, अवसादी से हमारी रूपांतरित चट्टानें बनती है, ठीक है। ये होता है हमारे चट्टानों का क्रम। इसके बाद जो हमारे ये आपके धारवाड़ और ये सब आई हैं, तो जो आपका आर्कियन शैल है, जिसको हम आर्कियन सिस्टम बोल देते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें बोल देते हैं, ये हमारी सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये क्या है? हमारी सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी हैं, तो हम कह देंगे आर्कियन शैल है, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड है आपका 4000 से 2500 मिलियन साल पहले। यहाँ पे आपको जैसे ग्रेनाइट देखने को मिलता है, आपका नाइस हो गया, आपका शिस्ट हो गया, कठोर कायांतरित चट्टानें यही होगी। इस पर इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। जैसे आपका आर्कियन इसमें आ जाएगा आपका, जैसे कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान और हमारा प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे हमें आर्कियन रॉक्स मिलती हैं, ठीक है। भारत की रीव किसको बोलते हैं? हम आर्कियन रॉक्स को ही बोलते हैं। फिर उसके बाद आए थी आपकी कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सेकंड नंबर पर कौन सी आई? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन के बाद बनी थी। इनका टाइम पीरियड होता है 2500 से लगभग 1800 मिलियन साल पहले। यहाँ पर आपको अवसादी और कायांतरित चट्टानें देखने को मिलती हैं। लौह अयस्क भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये भी आपका जैसे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक का कौन सा एरिया? धारवाड़ क्षेत्र, उसी के नाम पर रखा गया, धारवाड़ एरिया हो गया। झारखंड हो गया, आपका ओडिशा हो गया, यानी कि जो आपकी खनिज संपदा का खजाना है वो हो गया आपका धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम के बाद आई थी आपकी कडप्पा क्रम। कौन सी आई थी? कडप्पा। तो यहाँ पे एक बार इनके ये लिख लो कि पहले आई थी कौन सी? हमारी आर्कियन,
फिर आई हमारी कौन सी, धारवाड़। फिर आई थी कडप्पा। कडप्पा के बाद आया हमारा विंध्यन। विंध्यन के बाद आया था हमारा गोंडवाना। कौन सा आया था, गोंडवाना। ठीक है, ये हमारे शैल क्रम हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो ADCVG, यानी कि आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। ठीक है, ऐसे हमारे ये क्रम चले थे। अब आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये चीज़ आई, इनके क्रम क्या हैं, रॉक्स के हमारे जो शैल क्रम हैं, कैसे कैसे ये आगे बढ़े। तो सबसे पहले कौन सी आई, आर्कियन शैल क्रम। फिर दोबारा कौन सा आया, धारवाड़ सिस्टम। फिर आया कडप्पा सिस्टम। फिर आया आपका विंध्यन सिस्टम। फिर आया आपका गोंडवान सिस्टम। ठीक है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रषण से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक होती हैं, यानी कि जिसमें खनिज ज्यादा मिलता है, जिसमें आपका सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। फिर हमारे कडप्पा सिस्टम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये किसके बाद आई, धारवाड़ चट्टानों के बाद आई है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कडप्पा चट्टानों के बाद हुआ। इसमें आपके जैसे चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी, ठीक है, चीनी मिट्टी आ गई, आपकी वर्ण मिट्टी आ गई। ये हमारा सिर्फ सारा किस में आया था, ये आया था हमारा विंध्यन क्रम में। ठीक है, कडप्पा क्रम में जैसे आपका लाइम स्टोन आ गया, सैंडस्टोन आ गया, शेल आ गया, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश का कडप्पा बेसिन है, जैसे तेलंगाना हो गया। फिर हमारा आया विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम में आपका जैसे MP का एरिया, यूपी और राजस्थान, बिहार, सबसे ज़्यादा जो भारत का अवसादी क्षेत्र बोला जाता है, ये वही एरिया है हमारा, कौन सा, विंध्यन क्रम। फिर क्या हुआ, विंध्यन क्रम के काफ़ी समय बाद कौन सा आया, हमारा गोंडवाना सिस्टम आया, जो कोयले के लिए बहुत फेमस हुआ, जिसको हम कोयला गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नदियों द्वारा जमाव अवसाद, किसमें, इसमें आपको कोयल मिलता है, ग्लोबस्ट्रीज मिलते हैं, जैसे आपकी दामोदर घाटी होगी, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, MP हो गया, यानी कि जो हमारा कोल बेस एरिया है। ठीक है, इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी में आता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है। तो एग्जामिनर आपसे कैसे पूछ सकता है, आपका इन सिस्टम का क्रम पूछ सकता है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, आर्कियन आया था। कौन सा आया था, आर्कियन। फिर आया था आपका धारवाड़, और फिर हमारा कौन सा आया था, फिर आया था हमारा कडप्पा। फिर आया था विंध्यन। फिर कौन सा आया था हमारा, गोंडवाना। कौन सा आया था, गोंडवाना। इन चीजों को याद रखना भाई। कौन सा आया था, गोंडवाना। कौन सा आया था, गोंडवाना। सिर्फ इतना याद रखना। तो चलो अब हम इसकी क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, जैसे आर्कियन में आपकी सबसे पुरानी और कठोर चट्टानें थी। धारवाड़ में आपका आयरन अयस्क आया। कडप्पा में आपकी मोटी अवसादी चट्टानें आई। विंध्यन सबसे विस्तृत था भाई। गोंडवाना में आपका कोयला आया। तो हम क्या कह सकते हैं, गोंडवाना सबसे नया है, विंध्यन उससे पुराना है, और कडप्पा विंध्यन से पुराना है। विंध्यन से पुराना आपका धारवाड़ है। धारवाड़ से पुराना क्या है, आर्कियन। तो आर्कियन क्या है, सबसे पुराना सिस्टम है। ठीक है, आयरन ओरे की बात करें तो धारवाड़ में सबसे ज्यादा मिलता है। कोयल गोंडवाना में। ओल्डेस्ट आपका आर्कियन हो गया, और लार्जेस्ट सेंडिमेंट आपका विंध्यन हो गया। समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। और अब हम बात किसकी करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलो, थोड़ा है भाई, ये टिपिकल चैप्टर है, मैं खुद मानती हूँ थोड़ा टिपिकल चैप्टर है। भारत में उपबंध पुरा चुंबकत्वीय परमाणु के संकेत मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं उपबंध पुरा चुंबकीय परमाणु के संकेत? तो देखो, कहाँ मिलते हैं, हमारे नॉर्थ में मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय स्थल पिंड सरका। क्या बोलते हैं, भारतीय स्थल पिंड सरका। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो अभी हम सारी करके आए हैं भाई। प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो आपका किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्थल पिंडों रूप से जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्य जीव कल्प में गोंडवाना के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, यानी कि वो टूट गया, जिससे भारतीय स्थल उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। तो यही है कि भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत हमें कैसे मिलते हैं। जो हमारा भारतीय स्थल पिंड सरका किस ओर सरका था, उत्तर की ओर
सरका था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम नाम देते हैं गोंडवाना लैंड। क्या नाम देते हैं? गोंडवाना लैंड। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित होता है? प्राकृतिक प्रदेश 4 हैं और उप प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं? 6 हैं। इसको याद रखना। तो कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित था? 4। जो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, विशाल मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, तट और द्वीप हो गया। भारत के 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में भाई एनसीईआरटी में वो डिवाइड किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं? ठीक है, उत्तराखंड के पीसीएस मेंस में आया हुआ है। तो कहाँ मिलते हैं? जो आपका तराई एरिया है, तराई एरिया ही कहाँ मिलता है आपका? पाताल तोड़ कुएं। तराई ही एरिया होगा जहाँ पानी मिलेगा हमको। पाताल तोड़ कुएं एक ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आता है पाताल तोड़ कुएं में, ठीक है, परंतु दूसरे में पाताल तोड़ कूप में मनुष्य के धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में स्वतः जल निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। तो देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही विस्तार है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है और प्रायद्वीपीय पठार आपका दक्कन एरिया है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई थी। किससे हुई थी? समभिन्नति से हुई थी। बिल्कुल ठीक है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई। अग्रग्रत में हुई। बिल्कुल ठीक है ये भी। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय, नहीं भाई, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण से नहीं हुई थी, सिर्फ भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के टकराव से बनी थी। तो ये हमारा गलत है। तो कौन कौन सा ठीक है? 1 2 3। हाँ ठीक है, ए ही है। ठीक है भाई। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का आउटर लायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रषण के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा अलग होता है। तो ये ठीक है बिल्कुल। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से हुई है। सेकंड भी ठीक है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष, ये डेफिनेशन दे रखी है, इसको छोड़ो आप, ठीक है, ये याद रखो बस। वैसे इंपॉर्टेंट भी है, स्वेस के अनुसार, स्वेस का कथन है ये, पढ़ लो भाई, पढ़ने में बुराई नहीं है। स्वेस ने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने किया कि गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर यानी कि साउथ, हिमालय को साउथ की तरफ आने से रोका। तो हिमालय के उच्च वलनों में समक्ष एक जिसको हम फोरेट डीप बोल देते हैं, एक अग्रग्रत पैदा हुआ। अग्रग्रत का मतलब एकदम पहाड़ से नीचे धरती समतल हो जाना। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रत धीरे धीरे बढ़ता रहा और बाद में इसी से विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। बिल्कुल ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई थी, ना कि चीनी प्लेट के टकराव से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का प्राचीन भाग है। ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, है। हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं हुआ ऐसे तो। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले कहाँ? भाई गोंडवाना शिलाओं में हमारा कोयल की वृहत भंडारी तो मिलते हैं गोंडवाना में। तो ठीक है, सी ही है। सी ही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा है ना, ये तो तीनों पॉइंट ठीक हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप बात करें अब डक्कन ट्रैप, भाई मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो हम बात करते हैं डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा, ताप्ती। तो वेस्टर्न घाट कौन सा था आपका? वेस्टर्न घाट था आपका उत्तर नूतन ना? हाँ, उत्तर नूतन ही था। हाँ ठीक है। वेस्टर्न घाट क्या था आपका? उत्तर नूतन था। डक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन था।
क्रिटेशियस काल का था। अरावली हमारा था प्री कैम्ब्रियन था, अरावली तो प्री कैम्ब्रियन ही है। नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, नर्मदा ताप्ती ये है आपका अत्यंत नया, नूतन का मतलब होता है नया, डक्कन ट्रैप, ठीक है, यानी कि उत्तर नया, नूतन यानी कि जो पहले का था। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका बनेगा ए का 1, ए का 3, ए का 3, ए का 3, यानी कि ये गलत ये गलत। बी का 1, बी का 1 तो ये ही बन गया, हमारा आंसर क्या आएगा ये। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो डक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई। पश्चिमी, ये भी हम करेंगे भाई, क्रिटेशियस काल कौन सा था, सेनोजोइक काल कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन कौन सा था, ठीक है, ये सब करेंगे हम। ये ठीक है, पश्चिमी घाट सेनोजोइक काल का था, अरावली प्री कैम्ब्रियल था और नर्मदा अत्यंत नूतन काल था। ये ठीक हो गया हमारा। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध किसके लिए है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका, एक प्रवाल द्वीप के लिए और भारत की सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। क्या क्वेश्चन है दोबारा देखो, केरल का कुट्टानाडु, मीठे पानी की झील तो है ही नहीं यहाँ पे, एक प्रवाल द्वीप नहीं था, भारत की सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु नहीं भाई नहीं, सबसे पश्चिम में तो आपका केप कमोरिन है। तो ये क्या है, भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र ही क्या है आपका कुट्टानाड। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। धान का कटोरा केरल का किसको बोला जाता है भाई? कुट्टानाड को ही बोला जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। अगर हम FAO की बात करें तो कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत, जो आपकी GIAHS होती है, इसके द्वारा घोषित किया गया है। किसको? कुट्टानाड को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि FAO ने, यानी कि जो हमारा खाद्य और कृषि संगठन है, उन्होंने कुट्टानाड के जो खेती करने के तरीके हैं उसको आपके वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में घोषित किया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है भाई? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत। मध्य भारत नहीं है, असम एरिया नहीं है, गंगा एरिया। सिंधु क्षेत्र जो आपका वो आ गया ना भाई, पहले के टाइम पे क्या था? वैसे तो देखो आप कहोगे कि मैम थार मरुस्थल है, सिंधु में कैसे है? क्योंकि जो आपका थार मरुस्थल है, यहाँ से आपकी कौन सी रिवर्स के पार्ट्स निकलते हैं, किसकी ट्रिब्यूटरी निकलती है? सिंधु एरिया की निकलती है, सिंधु नदियों की निकलती है। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या माना गया है? सिंधु क्षेत्र माना गया है। ठीक है, सिंधु क्षेत्र इसी वजह से माना गया, कंफ्यूज मत होना। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में लगभग इतने किलोमीटर में। इस क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसी वजह से हम इसको, भाई बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन दिया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? MPPSC ने दिया है प्री में 2018 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्योंकि बिल्कुल कंफ्यूज करके दिया है। मैं भी बैठी होती तो मैं भी ये कह देती कौन सा मरुस्थल है। ना तो सिंधु एरिया है, ना हमारा गंगा एरिया है, असम एरिया भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, सिर्फ कि भाई सिंचाई होती है इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ कौन सा नहीं है? मुंगेर, जमुई, नवादा, ये तीनों हो सकते हैं भाई। रोहताश एरिया नहीं है। धारवाड़ ठीक है, बी ही है ना, बी ठीक है। बिहार में जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपका मुंगेर, नवादा, जमुई क्षेत्र शामिल है। वैसे ये ना हम जैसों के नहीं आएगा, ये BPSC वालों के ही आएगा। ठीक है, तो चाहे इस क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही दो। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी है नवीनतम चट्टान? अभी आपको करवा के आई थी, उसका 2016 में ही आया हुआ है। कौन सी है? गोंडवाना है ना,
क्योंकि देखो अभी अगर हम इसकी बात करें तो इसके अकॉर्डिंग तो धारवाड़ पहली आ जाएगी, धारवाड़ से पहले आर्कियन थी, पर यहाँ पे धारवाड़ है तो हम धारवाड़ फर्स्ट करेंगे, कुड़प्पा सेकंड है, विंध्यन थर्ड आ जाएगी, गोंडवाना फोर्थ आ जाएगी। तो आपकी न्यूनतम कौन सी होगी? गोंडवाना होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये रही, अभी पढ़ के आए हैं भाई, धारवाड़ कर्म की चट्टानों का निर्माण आर्कियन की चट्टानों के रूपांतरण भर्षण से हुआ है। फर्स्ट पे आपकी आर्कियन होती है, सेकंड पे हमारी धारवाड़ होती है, थर्ड पर हमारी कुड़प्पा होती है, और फोर्थ पर हमारी विंध्यन होती है, और फिफ्थ पर हमारी गोंडवाना है। अभी करके आए थे हम अच्छे से, ठीक है। अब भाई बहुत लंबा लेक्चर हो गया, इसके बाद का अब हम करेंगे नेक्स्ट में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ी टिपिकल क्लास थी, काफ़ी टिपिकल थी, मुझे भी टिपिकल लगती है ये क्लास। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।